नमस्कार सभी को। आज हम हिंदी व्याकरण को पढ़ना आरंभ करेंगे और वो भी पहले बिंदु से। देखिए भाई, किसी भी पेपर के लिए हिंदी व्याकरण यदि आपको पढ़ना है हिंदी का ज्ञान, हिंदी भाषा का ज्ञान बहुत जरूरी है। अब हिंदी भाषा का ज्ञान सबको लगता है कि हमें तो हिंदी आती है, लेकिन सच्चाई ये है भाई कि हिंदी बहुत कम ही समझ पाते हैं। तो हिंदी भाषा के ज्ञान प्राप्त करने के लिए आज हमारी पहली कक्षा है और वो हम आरंभ करेंगे हिंदी भाषा। तो ये शब्द है भाषा, इससे हिंदी भाषा क्या है। सबसे पहले तो समस्या होती है कि हिंदी हमारी राष्ट्रीय भाषा है या हिंदी हमारी राजभाषा है। इसको समझना बहुत जरूरी है भाई। दो शब्दों को लेकर परेशानी रहती है कि हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा कही जाए या हिंदी हमारी राजभाषा। तो सबसे पहले जान लीजिए, जो हिंदी है वो हमारी राजभाषा है, न कि राष्ट्रभाषा। कारण ये है कि हमें बचपन से पढ़ाया जाता है कि हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा, हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा। वही एक दिमाग पर चलता आ रहा है बचपन से कि हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है। ऐसा नहीं है, ध्यान रखिए, हिंदी हमारी राजभाषा है। और हिंदी राजभाषा, कारण क्या है कि हिंदी को राजभाषा कहा गया। हमें एक ऐसी भाषा की आवश्यकता थी, अंग्रेजों से आजादी मिलने के बाद एक ऐसी भाषा की आवश्यकता थी जिससे हमारे राजकाज के कार्य किसी एक भाषा में किए जाए। तो वो दर्जा हमारी किस भाषा को मिला? हिंदी भाषा। और ये दर्जा मिला 14 सितंबर 1949। तो हिंदी को राजभाषा का दर्जा 14 सितंबर 1949 को दिया गया। इसलिए 14 सितंबर को हम मनाते हैं हिंदी दिवस। ठीक है, तो ये थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए किस अनुच्छेद में है और कौन कौन सी बोलियां हैं। इसकी चर्चा हम आगे करेंगे। आज हम आरंभ करते हैं अपने बिंदु से और हमारा पहला बिंदु रहेगा हिंदी में वर्ण या वर्णमाला। बिल्कुल पहला बिंदु है भाई, प्रकरण कहें, बिंदु कहें कि वर्णों पर विचार किया जाए। हिंदी भाषा का आरंभ कहाँ से हुआ वो आज हम आरंभ करेंगे। देखिए बेटा, सबसे पहले हिंदी वर्णमाला की बात कर रहे हैं तो वर्णमाला शब्द क्या है? वर्णमाला तो वर्णों के व्यवस्थित समूह को, सीधा हम कह देते हैं कि वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। बिल्कुल गलत होता है, क्योंकि वर्णों का एक समूह होता है, लेकिन वो समूह भी किस में हो? एक व्यवस्था में बनाया जाए। और वो व्यवस्था आपको पता है कि आप वर्णमाला जो पढ़ते हैं वो एक व्यवस्था में है कि भाई स्वर लिखे जाएं, व्यंजन लिखे जाएं, और व्यंजनों का और स्वरों का बेटा अपना एक व्यवस्था है। उसी व्यवस्था को, उसी समूह को क्या कहा जाता है? वर्णमाला। हिंदी वर्णमाला को किस लिपि में लिखा जाता है? देवनागरी लिपि। तो हिंदी की लिपि देवनागरी है, जो किस लिपि से निकली है? ब्राह्मी लिपि का परिष्कृत रूप, अर्थात बेटा एक सुधरा हुआ रूप आप कह सकते हैं। तो हिंदी वर्णमाला देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, जो ब्राह्मी लिपि से निकली है। और देवनागरी लिपि आपको पता होना चाहिए, जो हमारी देवनागरी लिपि है वो बाएं से दाएं लिखी जाती है। ठीक है, तो सबसे पहले वर्णमाला, वर्णों का व्यवस्थित समूह। और वर्णमाला को किस में, कौन सी लिपि में लिखा गया? देवनागरी में। और जो कहाँ से मिली? ब्राह्मी लिपि से। लिखा कैसे जाता है? बाएं से दाएं लिखा जाएगा। ये भी आप प्रश्न एक दो बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। अब आगे चर्चा कीजिए कि वर्णों की संख्या कितनी है या वर्णों के भेद कितने हैं। इससे पहले आप देखिए, वर्णों की संख्या या वर्णों की भेद पर चर्चा करने से पहले आप समझिए कि जो आपने शब्द बोला है वर्ण है क्या? यदि मैं आपसे कहूं बेटा, भाषा की सबसे छोटी ध्वनि, छोटी ध्वनि कौन सी है? तो आपका उत्तर होगा वर्ण। लघुतम इकाई या सबसे छोटी इकाई भाषा की वर्ण कहलाता है। और वर्ण भी आपके कैसे, दो प्रकार से प्रश्न यहां से बन सकता है। यदि मैं कहूं
लिखित आधार पर भाषा की छोटी इकाई, भाषा की लघुतम इकाई, कुछ भी कहें आप, लघुतम इकाई कौन सी है? एक प्रश्न ये बनता है पेपर में बार बार। दूसरा प्रश्न बनेगा कि मौखिक आधार पर भाषा की लघुतम इकाई। प्रश्नों पर बेटा विशेष ध्यान दिया जाए, सीधे सीधे प्रश्न हर बार नहीं होते हैं और आप रटा रटाया ज्ञान रखते हो जिससे वो प्रश्न आप फिर एग्जाम में गलत करके आते हैं। तो अब देखिए, भाषा की सबसे छोटी इकाई आपको पता है वर्ण है। वर्ण विकल्प में है तो बेटा विकल्प आपके लिए ध्वनि भी हो सकता है और विकल्प आपके लिए शब्द भी हो सकता है। इनमें से यदि आपको चुनना हो, रूपिम भी हो सकता है। यदि सीधा प्रश्न हो कि भाषा की सबसे छोटी इकाई, तो बेटा ये आपके दोनों उत्तर हो सकते हैं कि भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण या ध्वनि है। लेकिन यदि मेरा प्रश्न अब यहां से आए, जैसे मैंने कहा लिखित आधार पर भाषा की लघुतम इकाई, तो इन चार विकल्प में से लिखने में क्या आएगा? वर्ण आएगा। तो लिखित आधार पर भाषा की छोटी इकाई वर्ण कहलाएगी। वहीं यदि मौखिक आधार की बात की जाए तो मौखिक आधार पर भाषा की छोटी इकाई ध्वनि कहलाएगी। इस प्रकार से प्रश्न बदलते हैं और प्रश्न जैसे ही बदलेगा आपका विकल्प भी बदल जाना चाहिए। तो इससे आगे बढ़िए और अब चर्चा कीजिए वर्णों की संख्या या वर्णों के भेद को लेकर। देखिए, वर्ण भेद, वर्ण के भेद होते हैं दो, वर्ण के भेद होते हैं दो। और वर्ण होता क्या है जी? अब आपको पता लग गया। भाषा की लघुतम इकाई, लघुतम इकाई क्या कहलाएगा? वर्ण कहलाएगा। और वर्ण के भेद होते हैं दो, एक कहलाएगा जी स्वर और दूसरा कहलाएगा व्यंजन। वर्ण दो होते हैं, स्वर और व्यंजन, जिनकी हम चर्चा विस्तार से करेंगे, बहुत अच्छे से करेंगे। देखो, वर्णमाला एक ऐसा बिंदु है जिसको यदि हम पेपर की दृष्टि से देखें तो बेटा 2 या 4 नंबर के प्रश्न हमेशा यहाँ से बनते हैं और बहुत ही विस्तार से इसको पढ़ना पड़ता है। इसलिए बच्चे सोचते हैं छोड़ो ना, वर्णमाला है, पेपर में जाकर ही इसको देखा जाएगा। लेकिन बेटा स्थिति नहीं है। यदि वर्णमाला को आप बहुत अच्छे से पढ़ लेते हैं तो आगे चलकर आपका शब्दकोश है, वर्ण विन्यास है, वो चीजें बहुत आसानी से, सरलता से आप कर पाएंगे। तो स्वर देखिए, वर्ण के भेद कितने होते हैं? दो। एक स्वर कहा आपने, दूसरा व्यंजन कहा। स्वर संख्या में होते हैं आपके 11, ठीक है। और यदि मात्राओं से संबंधित प्रश्न पूछा जाए कि मात्राएं कितनी होती हैं, तो मात्राएं हिंदी में होती हैं केवल 10। स्वर वो ध्वनियां होती हैं बेटा जो अपने आप में स्वतंत्र होती है। यदि पूछा जाए स्वर क्या होता है, स्वर के लिए कहा जा सकता है कि स्वर वो ध्वनियां हैं जो हिंदी में स्वतंत्र हैं, ये किसी पर आधारित नहीं है। इनको बोलने के लिए किसी दूसरी ध्वनि की आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी। स्वर संख्या में 11 होते हैं। ए, आ, ई, उ, री, ए, आई। आई को ऐसे लिखा जाए, आई, ओ, औ। ये संख्या होती है आपकी 11। तो स्वर संख्या में 11 है। यदि वही मात्राओं की बात की जाए तो अ की मात्रा नहीं होती, बाकी कितने स्वर बचे? 10। तो 10 की 10 मात्राएं आ, हर्षु ई, दीर्घ ई, ए, आई, ओ, औ, री, ऐसे ही हर्षु उ, दीर्घ उ, इस प्रकार से मात्राएं बनती हैं आपकी हिंदी में 11। तो स्वर वो ध्वनियां हैं जो अपने आप में स्वतंत्र हैं। स्वर संख्या में कितने होते हैं? 11। और मात्राएं कितनी होती हैं? 10। ये था सामान्य ज्ञान। इससे आगे हम विस्तार में आगे पढ़ते जाएंगे धीरे धीरे। अब बात कीजिए व्यंजन की। व्यंजन क्या है जी? देखो, स्वर को आपने कह दिया जी स्वर है अपने आप में स्वतंत्र। वही व्यंजन वो ध्वनियां हैं जो किस पर निर्भर करती हैं? स्वर पर निर्भर। अर्थात बेटा व्यंजन पूरा तभी होता है जब उसके अंदर स्वर आ जाए। जैसे क हमने लिखा है, क हलंत अ, यदि यहां से स्वर को हम हटा देते हैं तो ये आपका अर्ध रूप ही माना जाएगा। तो
क पूरा कैसे हुआ, क ध्वनि पूरी हुई अ के आने से, अर्थात इस स्वर के मिलने से। इसलिए व्यंजन आपके पूरी तरह निर्भर करते हैं किन ध्वनियों पर, स्वर पर, और स्वर अपने आप में पूरी तरह कैसे हैं, स्वतंत्र। व्यंजन के भेद, मूल संख्या की बात की जाए, जैसे यहाँ स्वर हमारे कितने थे, 11, और व्यंजन संख्या में होते हैं 33। स्पर्श व्यंजन होता है अंतस्थ ऊष्म। ऐसे ही भेद की बात की जाए तो स्पर्श, अंतस्थ और ऊष्म, ये भेद है। ये अन्य भेद है जो विस्तार से हम आगे बढ़ते जाएंगे, जैसे संयुक्त व्यंजन, द्विगुण, पार्श्विक, लुंठित, अर्ध या व्यंजन गुच्छ या द्वित्व व्यंजन, नासिकीय व्यंजन, स्पर्श संघर्षी। इनकी चर्चा विस्तार से आगे करेंगे कि कौन कौन सा व्यंजन कौन सा है और किस आधार पर इनको संयुक्त कहा गया, पार्श्विक कहा गया या लुंठित कहा गया। सबसे पहले चर्चा आज हम रखेंगे अपने स्वर पर। एक एक करके दोनों वर्णों को बहुत अच्छे से और विस्तार से पढ़ाया जाएगा, ताकि आपको किसी भी पेपर की तैयारी में कोई भी समस्या न आए। तो स्वर की चर्चा देखिए। स्वर हमारी ध्वनियां हैं जी स्वतंत्र, जो संख्या में 11 होते हैं, और मात्रा की यदि बात की जाए तो स्वर की मात्रा होती है 10। अब देखिए बेटा, जो आपके 3 स्वर होते हैं, ह्रस्व ई, दीर्घ ई और री, ये तीनों ही स्वर आपके स्त्रीलिंग रूप होते हैं, ई और री, ठीक है। और आगत व्यंजन अड़ और ढ, वैसे ही आगत स्वर की ध्वनि ओ। ये आप शब्द देखिए, मैंने लिखा डॉक्टर। ये जो ध्वनि है, ये स्वर की आगत ध्वनि कहलाती है। ये ध्वनि सही रूप में यदि कहा जाए आ और ओ की, क्योंकि इस ध्वनि को न तो आप आ की तरह उच्चारण करेंगे, न ही पूरा ओ की तरह। इन दोनों के जो बीच की ध्वनि है, ये आपकी स्वर की आगत ध्वनि कहलाई। और यदि भाषा की बात की जाए तो स्वर की आगत ध्वनि हमें मिली है अंग्रेजी भाषा से। वहीं जहां आपने स्वर संख्या में 11 पढ़े, अभी पीछे हमने चर्चा की कि स्वर संख्या में कितने हैं जी, 11 है। और आगे प्रश्न मिला जी मूल स्वर बताइए। तो इन 11 स्वरों में मूल स्वर मात्र हमारे पास 4 होते हैं, अ, ई, उ और री। ये 4 हमारे क्या है जी, मूल स्वर है। ये ध्यान रखना है कि प्रश्न आए स्वर कितने होते हैं, तो स्वर होते हैं जी 11। वही प्रश्न ना मिले कि मूल स्वर कितने होते हैं, तो उत्तर आपको देना है जी मूल स्वर 4 ही होते हैं, अ, ई, उ और री। ये मूल स्वर कहलाएंगे। और कुल स्वर की बात की जाए तो वहां संख्या आपको 11 बतानी। आगत ध्वनि जी आ और ओ के बीच की जो ध्वनि होती है, जैसे हमने डॉक्टर शब्द लिखा, ऑफिस शब्द लिखा, वहां पर जो ध्वनि आप प्रयोग करते हो वो स्वर की आगत ध्वनि है, जो किस भाषा से आई है, अंग्रेजी भाषा से। ऐसे ही 2 ध्वनियां होती हैं हिंदी में, जिन्हें आप अयोगवाह के नाम से जानते हैं। अब जी अयोगवाह क्या होते हैं? देखो बेटा, किसी भी शब्द को समझना है, सीखना है, पढ़ना है, तो रटने की बजाय यदि उस शब्द को आप समझे, क्योंकि प्रत्येक शब्द हिंदी में अपना अलग ही अर्थ रखता है। देखो जैसे मैंने इसी शब्द को तोड़ दिया, ए योग और वाह, शब्द बन गया आपका अयोगवाह। इनका कोई योग नहीं है, फिर भी वहन करते हैं भाषा में। अर्थात जो आपका अनुस्वार है और जो आपका विसर्ग है, ना तो इन्हें स्वर में गिना जाता है, क्योंकि स्वर की संख्या 11 थी जी, उनसे अलग रखा गया है। आगे ना ही हम इनको व्यंजन में शामिल करेंगे, और कारण भाषा में प्रयोग हो रहा है। आप अनुस्वार का प्रयोग भी भाषा में करते हो, आप अपने विसर्ग का प्रयोग भी भाषा में करते हो, लेकिन ना ही स्वर में योग है और ना ही व्यंजन में, फिर भी भाषा में इनका वहन होता है। वो जो 2 ध्वनियां हैं, अनुस्वार और विसर्ग, या आप कहें जी अंग और अ, ये 2 ध्वनियां हमारी क्या कहलाती हैं, अयोगवाह। प्रश्न बेटा कई तरह से बनते हैं। देखो आप समझ गए होंगे, यदि मैं कह दूं जी कुल स्वर कितने होते हैं, तो उत्तर होना चाहिए आपका 11। यदि मैं प्रश्न करूं मूल स्वर कितने होते हैं, तो उत्तर होगा जी 4।
यदि मैं कह दूं मात्राएं कितनी होती है, तो अ को छोड़कर मात्रा रह गई हमारे पास कुल 10। वही अयोगवा कितने हैं जी? अयोगवा बेटा 2 होते हैं आपके, अंग और अ, ये 2 हो गए। आगत ध्वनि जी 1 है, और किस भाषा से आई है? अंग्रेजी। अब प्रश्न ये था बिल्कुल सीधे सीधे प्रश्न। अब पेपर वाला प्रश्न बनाता है यदि अयोगवाह को स्वर में मिला दिया जाए तो स्वरों की संख्या कितनी हो जाती है। अब आपको पता है बेटा स्वर हमारे पास 11 थे, अयोगवाह 2 थे, तो संख्या कितनी हो गई हमारे पास? 13। इस प्रकार से प्रश्न बदलते हैं, तो जैसा प्रश्न होगा वैसा ही आपका विकल्प होना चाहिए। फिर आपका वर्णमाला में कोई भी प्रश्न ऐसा नहीं है जो गलत हो जाए। आगे बढ़िए, अगली बात विस्तार से करें हम स्वर के बारे में ही। देखिए मैंने बता चुकी हूं मैं आपको, जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है, हम बता चुके हैं किसी हिंदी की वो ध्वनियां जो अपने आप में स्वतंत्र हैं, पूरी हैं, किसी दूसरी ध्वनि पर निर्भर नहीं करती, तो स्वतंत्र जिनका रूप होता है वो क्या कहलाएंगे? स्वर। संख्या में कितने हैं जी? 11। और ये देखिए शब्द यहां लिखा हुआ है बेटा अच, ये शब्द, ये प्रश्न भी बहुत बार पूछा जा चुका है कि स्वरों को क्या कहा जाता है, तो याद रखना स्वर का दूसरा नाम अच होता है। ठीक है, तो आप प्रश्न समझ गए होंगे। स्वतंत्र ध्वनि है, संख्या 11 है, और इन्हें दूसरा नाम क्या दिया जाता है? अच कहकर इनको बुलाया जा सकता है। अब बात कीजिए बेटा, उच्चारण स्थान के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं। देखो किसी भी ध्वनि को निकालने के लिए उच्चारण स्थान होता है, हर प्रकार की ध्वनि अलग अलग स्थान से उच्चारित की जाती है। तो उसी आधार पर अब हम स्वरों का वर्गीकरण पढ़ेंगे, और सबसे पहला वर्गीकरण हमने किया है उच्चारण स्थान के आधार पर। इन शब्दों को आपको ध्यान रखना है। और उच्चारण स्थान के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। एक होता है अनुनासिक स्वर और दूसरा होता है निर्नुनासिक स्वर। अनुनासिक स्वर अर्थात अनुसरण करेगा किसका जी? नासिका का। सीधी सी बात है, वही बात मैं फिर से दोहराऊंगी कि शब्द को समझना है, रटना नहीं है बिल्कुल भी। अनुसरण करना किसका? नाक का। तो वे ध्वनियां जो नाक का अनुसरण करेंगी, अर्थात बेटा आप सीधा कह सकते हो कि वे ध्वनि जो मुख और नाक से उच्चारित होंगी, जिनको मुख और नाक से बोला जाएगा, वो हमारे स्वर क्या कहलाएंगे? अनुनासिक। ठीक है, तो अनुनासिक जो ध्वनि नाक से निकलती है, एक तो आप सीधी तरह से कहें आ ई, इस प्रकार से ये प्रयोग है, तो ये ध्वनि आप ध्यान दें तो केवल मुख के से निकलेगी। अगर इसी पर मैं अनुस्वार का प्रयोग कर दूं, अब ध्यान से देखिए, उच्चारण करके देखिए इस ध्वनि का, ये बोला जाता है अंग, और अंग बोलने के लिए हमें जहां मुख से ध्वनि निकली, वही कहां से ध्वनि निकली है? नाक से। तो बेटा वो स्वर जिन पर अनुस्वार का प्रयोग होता है वो हमारे होते हैं अनुनासिक स्वर, अर्थात मुख और नाक से बोले जाने वाले स्वर। दूसरा है स्थान के आधार पर निर्नुनासिक स्वर। निर अर्थात जी अभाव, और अभाव किसका? नासिक का, अर्थात नाक का। तो जो ध्वनि केवल मुख से बोली जाए, मुख से जिनको निकाला जाएगा, वो स्वर हमारे कौन से होंगे? निर्नुनासिक। अब जो आप सीधे सीधे स्वर पढ़ रहे थे अ आ ई, ये जो स्वर हैं ये क्या कहलाए? निर्नुनासिक। तो इस आधार पर देखिए, उच्चारण स्थान के आधार पर यदि बात की जाए कि उच्चारण स्थान के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं, तो वहां आपका उत्तर होगा जी, उच्चारण स्थान के आधार पर स्वर हमारे होते हैं 2 प्रकार के, एक अनुनासिक स्वर और एक निर्नुनासिक। नाक का अनुसरण निर होता है बेटा अभाव, किसका अभाव जी? नाक का अभाव। तो जो ध्वनि केवल मुख से निकलेगी, और ये वो ध्वनि बेटा जो मुख और नाक से निकलेंगी। रटने की आवश्यकता नहीं है, शब्द को समझते चलना है।
रटने से बात नहीं बनेगी। ठीक है, तो स्थान के आधार पर स्वर दो प्रकार के। आगे बढ़िए, अब बात है बेटा दूसरी प्रकार के स्वर आपके। यहां बात की गई है समय के आधार पर, उच्चारण समय के आधार पर या उत्पत्ति के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं, तो वहां भी उत्तर होता है बेटा दो प्रकार के। जो हमारे स्वर हैं स्थान, तो ध्यान रखिए कि मुख के कौन कौन से स्थान से बोले जाएंगे। अब बात की जा रही है जिस समय की, अर्थात भाई समय कौन सा स्वर कितना समय लेता है उस आधार पर, या उत्पत्ति के आधार पर स्वर कितने प्रकार के, तो यहाँ उत्तर होगा दो प्रकार के। ये आपने पढ़ा होगा ह्रस्व स्वर, ह्रस्व स्वर, और दूसरा है दीर्घ स्वर। पहले यहाँ बेटा ध्यान दें, पहले यहाँ एक स्वर और पढ़ते थे हम, प्लुत स्वर। समय के आधार पर तीन पढ़ा जाता था, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। लेकिन आज प्लुत स्वर को नहीं गिना जाता, आज केवल हम दो ही पढ़ते हैं, ह्रस्व और दीर्घ। ह्रस्व स्वर कौन से होते हैं? देखो, जिनको बोलने में, जिनके उच्चारण में एक मात्रा का समय लगे, अर्थात कम समय लगे, जो स्वर बोलने में कम समय लेंगे या एक मात्रा का समय लेंगे, वो हमारे होते हैं ह्रस्व स्वर। और ह्रस्व स्वर में शामिल है अ, ई, उ और री। ये चार आपके क्या कहलाते हैं? ह्रस्व स्वर। ये बोलने में बहुत कम समय लेते हैं, या आप कहें एक मात्रा का समय लेते हैं। और पीछे यदि आपको ध्यान हो तो हमने अभी पीछे कहा था ए, ई, उ और री हमारे मूल स्वर भी हैं। चीजों को जोड़कर जितना रखेंगे, व्याकरण को एक धागे में पिरो के रखिए और आज से ही पिरोना शुरू कर दीजिए। जितनी बातों को आप जोड़ के चलेंगे, व्याकरण आपके लिए उतनी ही आसान हो जाएगी। और ऐसा कोई भी बिंदु आपको नहीं मिलेगा, जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे हर बिंदु एक दूसरे से बंधा हुआ है। तो ह्रस्व स्वर हैं बेटा चार, जिनको बोलने में कम समय लगता है, और ये वही चार हैं जो हमारे कौन से स्वर कहलाए थे? मूल स्वर। इसके बाद देखिए दीर्घ। दीर्घ होता ही है अपने आप में बड़ा, दीर्घ हो गया, दीर्घ शब्द का अर्थ होता है बड़ा। तो दीर्घ स्वर, या तो आप सीधा कह दें जिनको बोलने में दो मात्रा का समय लगता है, या परिभाषा होती है बेटा जिनको बोलने में ह्रस्व स्वर से दुगना समय लगेगा, यानी कि दो गुना समय। ह्रस्व से दो गुना समय कौन से लेते हैं? दीर्घ स्वर लेते हैं। और दीर्घ स्वर आपके बच गए इनके अतिरिक्त, जैसे आ, दीर्घ ई, दीर्घ उ, ए, आई, ओ, औ। ये आपके कहलाए दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर 7 होते हैं और ह्रस्व स्वर आपके 4 होते हैं। अब बात कीजिए जी, ये स्वर कौन सा था जो आज हम प्रयोग नहीं करते? प्लुत स्वर होता था, ह्रस्व स्वर से 3 गुना ज्यादा समय जो लेंगे वो हमारे प्लुत स्वर कहलाते थे। 3 मात्रा का समय। वो ध्वनि होती है जिसे हम कह दें ओम। ये जो ध्वनि होती थी, इस प्रकार से आप लिखें इसको, ओम। एक तो मैं शब्द लिखूं ओम, ये पढ़ा जाएगा बेटा ओम, लेकिन ये ध्वनि कैसे पढ़ी जाती है? ओम। ये जो ध्वनि थी, ये वो प्लुत स्वर वाली ध्वनि थी जिसमें 3 गुना समय लग रहा था, लेकिन हिंदी में प्रयोग न होने के कारण इस ध्वनि को यहाँ से हटा दिया गया। ठीक है, तो ध्यान रखना, आज उच्चारण समय के आधार पर यदि पूछा जाए स्वर कितने होते हैं, तो उच्चारण समय के आधार पर या उत्पत्ति के आधार पर स्वर 2 ही होते हैं, ह्रस्व और दीर्घ। और स्थान की बात की जाए, वहां भी स्वर 2 ही प्रकार के होंगे, अनुनासिक स्वर और निर्नुनासिक स्वर। आगे बढ़िए, अब बात की जाए जी अयुग्मा। पीछे पढ़ चुके हैं, अयुग्मा 2 ही ध्वनि है, अंग और अ। ये 2 हमारे क्या हैं? अयुग्मा कहलाते हैं। इनको न स्वर में गिना जाता है और ना ही व्यंजन में। आगत स्वर की ध्वनि आप पढ़ चुके हैं, डॉक्टर वाली ध्वनि आ और ओ के बीच की जो ध्वनि है यहाँ शामिल की जाती है। और ये भी ध्यान रखना है किस भाषा से आई है जी?
अंग्रेजी भाषा से इसको हमने लिया है, ठीक है। अब वो आधार देखिए बेटा, जो जीभ के आधार पर या ओष्ठाकृति के आधार पर या मुखाकृति के आधार पर बना है। ये जो आधार है स्वर को लेकर, या इसको यदि मैं कहूं बेटा याद करना है तो बहुत कठिन होगा, लेकिन एक सरल उपाय आपके लिए हम लाए हैं। और वो सरल सा उपाय क्या है, आपको एक आरेख आना चाहिए। देखिए ये प्रश्न अपने आप हल हो जाएंगे, आपको बिल्कुल भी याद नहीं करना। थोड़ी देर के लिए मानिए ये ऊपर वाला भाग मुंह का, जिसे हम तालु कहते हैं, तालु के अंदर ये हमारा मुंह हो गया, मुंह के अंदर ये बन गई आपकी जीभा, ठीक है। तालु, मुंह और जीभा, इसको दो भागों में बांट लेना है। ये भाग बना लिए दो, फिर दो भाग ऐसे बन जाएंगे ये, ठीक है। अब आपको कठिन लगे, लेकिन यदि अभ्यास किया जाए तो बेटा 2-3 सेकंड की बात होती है और ये सारे प्रश्न आपके अपने आप हल हो जाने हैं। सीधा याद करना बहुत ही कठिन रहेगा। तालु है, मुंह, मुंह में जीभा को बनाया और जीभा को दो भागों में बांटा, फिर ऐसे दो भागों में बांटा। अब देखिए आरेख में कहां से लिखते हैं, ये जो है जो दो भागों में आपने बांटा, ये बीच वाला भाग कहा जाएगा। और यहां से हम लिखना आरंभ करते हैं, जिसे हमने लिखा अ और आ। ये सजातीय हैं बेटा, एक जात के हैं, जैसे अ में अ मिलने से आ बन गया तो सजातीय है। ऐसे ही ई में ई मिलेगी, बड़ी ई बन जाएगी। ऐसे ही ऊ के मिलने से आपका दीर्घ ऊ बन जाएगा। तो बेटा ये सजातीय कहलाएंगे। तो मध्य भाग से लिखना आरंभ करेंगे आरेख में, और मध्य भाग में जब लिखा अ तो इसी कॉर्नर पे आपको लिखना है आ। तुरंत ही दिशा बदलिए और यहां लिखना ई और ई, फिर दिशा बदली जाएगी ऊ और दीर्घ ऊ, फिर दिशा बदली जाएगी ए आई, फिर दिशा बदलिए ओ औ, और औ के साथ आपको रखनी है आगत ध्वनि। पहला प्रश्न यहीं से बन जाएगा आपका। ध्यान दीजिए, वो कौन सा स्वर है जिसको वर्गीकरण में, स्वर वर्गीकरण में किस स्वर को स्थान नहीं मिला, कौन सा स्वर यहाँ शामिल नहीं है बेटा। आप ध्यान से देखिए, एक स्वर आपको दिखाई देगा कि आप कहेंगे री यहाँ शामिल नहीं है। तो ध्यान रखना है, जब स्वर का आरेख हम बनाते हैं या स्वरों का जब हम वर्गीकरण आरेख के आधार पर पढ़ते हैं, वहां हमारा री जो स्वर है उसको शामिल नहीं किया गया है। कारण क्या है, यहाँ पर व्यंजन का आभास, ये वाला र अर्थात व्यंजन, यहाँ व्यंजन का आभास होने के कारण इसको यहाँ से हटा दिया गया। अब देखिए यदि आरेख को आप ध्यान से देखें, दो भाग हमारे बने थे। अगला भाग कहलाएगा अग्रभाग, पिछले भाग को कह दिया गया जी पश्च भाग। ये दो भाग बन गए, आगे वाला और पीछे वाला, अग्र और पश्च। इसके तुरंत बाद यदि आप ऊ का उच्चारण करेंगे तो आपको लगेगा कि होठ हमारे गोल हो रहे हैं, तो ये गोल वाला भाग वृत्ताकार कहलाया। ई के उच्चारण में आपके होठ खुल जाएंगे तो ये भाग कहलाया अवृत्ताकार, ठीक है। अब इस प्रकार से तो आपने बांट लिया, पर ये जो चार लाइनें हमारी बनी थी ये भी कोई ना कोई नाम अवश्य रखेंगे। जैसे ये जो भाग, ये जो एक लाइन बनी है ये कहलाई समृद्ध स्वर, और फिर अर्ध समृद्ध बनेंगे, फिर ये नीचे वाली विवृत है और ये आपकी अर्ध विवृत कहलाएगी। इस प्रकार से ये आरेख अगर आप अभ्यास से 1-2 बार बना लेंगे तो 2 ही सेकंड का समय आप यहाँ लगाएंगे। अब ये जो चीज है ना, ये हमने बांटा जीभा के आधार पर, ओष्ठाकृति के आधार पर या मुखाकृति के आधार पर। ये चीजें आपको रटने की आवश्यकता नहीं है, ये आरेख सीख लीजिए, ये चीजें अपने आप हो जाएंगी। देखिए मैं बताती हूँ कैसे। जैसे आपने कहा ना जीभा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं, उत्तर मिला जी 3 प्रकार के। जो जीभ की स्थिति बनी थी, अगली और पिछली, अग्र भाग और पश्च भाग। अब आप आसानी से बता सकते हैं कि अगले भाग में कौन से स्वर है और पिछले भाग में कौन से। जैसे मैं कहूं अग्र भाग, इधर देखिए ई और ई बनेगा,
उसके साथ क्या था, ए और आई। नीचे आएंगे तो अ को हमने लिखा था मध्य भाग में, तो अस्वर है कि वो क्या कहलाएगा, मध्य स्वर। ये प्रश्न भाई बहुत बार पूछा गया है कि मध्य स्वर कौन सा है, तो उत्तर तुरंत आ जाए अ जी मध्य स्वर है, क्योंकि जी यहाँ हमने इसको बीच वाले भाग में लिखा। अब देखिए पश्च स्वर, पश्च वाला भाग ध्यान से देखिए, ये पश्च वाला भाग बन गया। तो यहाँ हमें याद नहीं करना है, केवल आरेख को सीखना है। उ ओ औ आगत ध्वनि और नीचे क्या था हमारा आ। तो जीभ के आधार पर जो आपने स्वर बताए ना, 3 प्रकार के होते हैं, अग्र स्वर, पश्च स्वर और मध्य स्वर। इनको बड़ी आसानी से हम लिख सकते हैं बिना रटे, रटने की आवश्यकता ही नहीं है क्योंकि हमें वो आरेख बनाना आता है। अब अगला प्रश्न है, ओष्ठाकृति के आधार पर स्वर कितने प्रकार के। यहाँ उत्तर मिला जी, ओष्ठाकृति के आधार पर स्वर होते हैं हमारे 2 प्रकार के। मैंने कहा था ना कि ऊ के उच्चारण में होठ कैसे हो रहे हैं, गोल, और वही जहां आप ई का उच्चारण कर रहे थे तो होठ खुलेंगे, तो इस स्थिति को कहा गया अवृत्ताकार। इधर लिख सकते हैं आप, वृत्ताकार स्वर कौन से हैं, तो जो वृत्ताकार स्वर हैं ऊ, ओ, औ, आगत, ध्वनि। यहाँ थोड़ा सा आप ध्यान रखिए, क्योंकि भाई जो आ है, आ स्वर ऐसा है जिसको बोलने में होठ वृत्त नहीं बनाएंगे, थोड़े से होठ खुलेंगे, इसलिए इनको आप रखेंगे अवृत्ताकार। यहाँ लिखिए ई, ए, आई और अ और आ। यहाँ आपको विशेष ध्यान रखना है, नहीं तो आरेख में जो स्वर जहां है उसको वहीं रखेंगे, केवल स्थिति बदलेगी वृत्ताकार और अवृत्ताकार को लेकर। तो ये बातें आपने किसके आधार पर, ओष्ठाकृति अर्थात जो होठों की स्थिति बनी है वो, और ये बातें थे हमने जीभ के आधार पर। कई जगह इनको 2 ही भाग में दिखाया जाता है बेटा, अग्र भाग और पश्च भाग, लेकिन मध्य भाग भी आजकल मैंने कई जगह देखा है कि मध्य स्वर को पूछा जाता है कि मध्य स्वर कौन सा है, और वो मध्य स्वर हमारी जीभ के आधार पर ही बनता है। अगली बात है मुखाकृति। ये होठों की आकृति थी, आगे स्थिति आई मुख आकृति के आधार पर स्वर कितने प्रकार के। यहाँ स्वर होते हैं बेटा आपके 4 प्रकार के। मुख की जो आकृति बनेगी तो वो आपके ये जो 4 हमने समृत, अर्ध समृत, अर्ध विवृत और विवृत। समृत स्वर जो इस लाइन के साथ बैठेंगे, अर्थात हर्षु ई, दीर्घ ई, हर्षु उ और दीर्घ, ये स्वर बने आपके समृत स्वर। आगे अर्ध समृत, देखिए इस लाइन के साथ ए और ओ, ए ओ, ये हमारे अर्ध समृत। विवृत, विवृत 2 हैं, अ और आ, विवृत स्वर। अर्ध विवृत आई, औ और आगत ध्वनि। अर्ध विवृत आई, औ और आगत। तो ये जो 4 प्रकार थे ये बने मुखाकृति के आधार। तो प्रश्न बेटा किसी भी प्रकार का पूछा जाए स्वर से, रटना बहुत ही कठिन लगेगा, रटा भी नहीं जा सकता। आप ये आरेख देखेंगे, इस आरेख का अभ्यास कीजिए, और आरेख में जो स्थान जिस स्वर को दिया गया है उसी के आधार पर आप ये आसानी से हल कर सकते हैं। तो ये था आपका जीभ के आधार पर। पीछे देखो हमने बांटा था, हमने आधार पढ़े हैं, एक तो उच्चारण स्थान के आधार पर, वहां भी स्वर कितने प्रकार के थे, 2 प्रकार के। उच्चारण समय की या उत्पत्ति के आधार पर यहाँ भी आज वर्तमान में कितने हैं, 2। पहले प्रयोग था बेटा प्लुत, आज ये प्रयोग में नहीं आएगा, ठीक है। तो उच्चारण स्थान, उच्चारण समय 2 प्रकार के हमने पढ़े हैं। आगे हमने पढ़े जीभ के आधार पर स्वर होते हैं जी 3 प्रकार के, ओष्ठाकृति के आधार पर स्वर 2 प्रकार के, और मुख आकृति के आधार पर स्वर होते हैं हमारे 4 प्रकार। इस प्रकार से हम स्वरों का वर्गीकरण बहुत आसानी से याद रख सकते हैं बिना रटे हुए। ध्यान केवल ये रखिए, आरेख को अच्छे से बनाना सीखिए पहले, उसके बाद ये नाम भी आपको अच्छे से आसानी से याद हो जाएंगे। नाम याद करने के बाद
आप आसानी से आरेख में जो जहां बैठा है उसको वहीं बिठा कर रखिए। तो बेटा आज का जो संक्षिप्त रूप था वो यही रहेगा। आज जो हमने पढ़ा है उसका एक बार सार देखिए, संक्षिप्त देखिए, जो संक्षिप्त सा सार था वो क्या था। हमने आज चर्चा की है स्वर को लेकर। स्वर है वर्ण का एक प्रकार, स्वर वर्ण आप कह सकते, ठीक है। वो ध्वनि जो अपने आप में क्या है जी, स्वतंत्र है, ठीक है। संख्या कितनी होती है, संख्या जी 11 होती है। मूल स्वर कितने होते हैं जी, मूल स्वर हमारे 4 ही होते हैं, ठीक है। और आगत ध्वनि, आगत ध्वनि भी आप कह सकते हैं जी, आ और ओ के बीच की ध्वनि, ये वाली ध्वनि किस भाषा से आई, अंग्रेजी भाषा से। अयोगवाह कौन से हैं और कितने हैं, अयोगवाह होते हैं बेटा 2 अंग और, ठीक है। ये ज्ञान आपके पास होना चाहिए। और वर्गीकरण में देखो, जितना आप अभ्यास करेंगे, उच्चारण स्थान की बात करें या उच्चारण समय की बात करें, दोनों आपने पढ़े हैं। उच्चारण स्थान और उच्चारण समय दोनों में स्वर हैं आपके दो दो प्रकार के। स्थान याद रखिए ना कि भाई आप, एक तो नाक से निकलने वाली ध्वनियां होती है, एक वो ध्वनियां होती है जो केवल मुख से, तो अनुनासिक और निर्नुनासिक, ये आपने पढ़ा। समय के आधार पर वही ह्रस्व और दीर्घ आपने पढ़ा, ठीक है। तो ये आपका समय के आधार पर। बाकी जो आपने आरेख किया है, उस आरेख में बेटा जीभ के आधार पर स्वरों को बांटा गया, फिर होठों के आधार पर ओष्ठाकृति आपने कहा था, और फिर आपने मुखाकृति के आधार पर, जीभ के आधार पर स्वर अगले और पिछले, अग्र, पश, और एक बीच वाला स्वर भी था मध्य स्वर, ठीक है। ओष्ठाकृति, वृत्ताकार और अवृत्ताकार, ये स्थिति भी हमने देख ली। और इसके बाद मुखाकृति 4 हैं, समृद्ध, अर्ध समृद्ध, अर्ध समृद्ध और विवृत और अर्ध विवृत। ये आज के जो बिंदु था हमारा स्वर को लेकर का संक्षिप्त सा मैंने आपको दे दिया है सार। इनको रटने की बजाय समझने का प्रयास कीजिए। और ये आपका स्वर वर्ण वाला जो बिंदु था आज पूरा हो गया था। व्यंजन की चर्चा हम करेंगे कल। उम्मीद है आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।